नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 24 अगस्त, जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीन को भारत ने दिया करारा झटका। फिंगर क्षेत्र में चीन के साथ अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाएगा भारत। चीन के प्रस्ताव को ठुकराया, युद्ध की पूरी आशंका। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच सऊदी अरामको ने चीन को दिया 75,000 करोड़ की डील खत्म की, बड़ा झटका दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच टिकटॉक को बैन करने वाले ट्रंप प्रशासन के खिलाफ टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस ने केस दर्ज कर दिया। जी हाँ, जानेंगे क्या कुछ माहौल है। इस बीच भारत चीन के बढ़ते रिश्ते के बीच युद्ध होना तय है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत में आर्थिक सुनामी भी आ सकती है। ऑटो और कॉस्मेटिक समेत कई क्षेत्रों में ये भी आपको बताएंगे कि कैसे प्रभावित करेगा। तो वहीं बलरामपुर में आतंकी यूसुफ के घर से बरामद हुआ है आईसिस का झंडा और विस्फोटक, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई। तो वहीं भगोड़े घोषित किए गए नवाज शरीफ, पाक ने प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से संपर्क साधा, ये हालात हो चुके पाकिस्तान में। तो वहीं कांग्रेस में जबरदस्त फूट मस्ती नजर आ रही, दो फाड़ में बढ़ चुकी है कांग्रेस। 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, बदलाव की मांग की है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। वहीं सुशांत को लेकर आ गई रिया शिकंजे में। जी हाँ, आज होने वाली है पूछताछ। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तो कोरोना से तो एक दिन हराएगा ही, लेकिन देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि फिंगर क्षेत्र में चीन के साथ अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाएगा भारत, ठुकराया प्रस्ताव। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहे तनाव को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय पक्ष ने चीन के उस प्रस्ताव को नकार दिया है जिसमें उसने पूर्वी लद्दाख में फिंगर एरिया में समान विघटन की बात कही थी। 3 महीने से भी अधिक समय से चल रहे इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष राजनयिक स्तर की वार्ताओं के बाद अधिक से अधिक सैन्य वार्ताओं का आयोजन सुनिश्चित कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि चीनी पक्ष ने सुझाव दिया है कि फिंगर 4 एरिया से भारत और चीन दोनों को समान तरीके से वापस हटना चाहिए। भारतीय पक्ष ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इसी बीच सेना के शीर्ष सैन्य कमांडरों ने अपने फील्ड कमांडरों को निर्देश दिया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित कार्रवाई या फिर घटना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे और मुस्तैद भी रहे। वर्तमान में चीनी सेना प्योंगयांग झील क्षेत्र के आसपास मौजूद है। उन्होंने फिंगर 5 से फिंगर 8 एरिया के बीच बड़ी संख्या में सैनिकों और उपकरण तैनात कर दिए हैं। इस क्षेत्र में अप्रैल मई के दौरान चीनी सेना के बेस हुआ करते थे। भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया है कि चीनी सेना को फिंगर एरिया से पूरी तरीके से पीछे हटना चाहिए और अपने मूल स्थान पर वापस चले जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया है कि चीनी सेना की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई सूरत ही नहीं थी। सूत्रों ने बताया है कि भारत भी इस मुद्दे को उठा रहा है। चीन के दौरान 1993 से 96 के बीच दोनों पक्षों के बीच समझौते का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में एक कदम भी पीछे भारत नहीं हटने वाला है। किसी भी कीमत पर भारत झुकने को मंजूर नहीं है। और यही कारण है कि आपको बता दें कि भारत एक के बाद एक हथियारों की तैनाती एलएसी पर लगातार कर रहा है, क्योंकि चीन के चाल से भारत अच्छी तरीके से अब वाकिफ हो चुका है। और यही कारण है कि आपको बता दें कि अब बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात भी बन चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। सऊदी अरामको ने चीन के साथ 75,000 करोड़ की डील को खत्म किया, दिया बड़ा झटका। दरअसल सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ $10 अरब यानी करीब 75,000 करोड़ की एक डील खत्म करने का फैसला किया। इस डील के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ईटी में छपी खबर के मुताबिक कोरोना काल के तेल काफ़ी सस्ता हो गया है, तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए अरामको ने इस डील को खत्म करने का फैसला कर दिया है। कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उस रफ्तार पर वैक्सीन के बिना लगाम संभव है, और वैक्सीन को लेकर अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में बाजार और औद्योगिक गतिविधि कब तक प्रभावित रहेंगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है। ये एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि टिकटॉक को बैन करने वाले ट्रंप प्रशासन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ सोमवार को केस दायर करेगी बाइट डांस। दरअसल आपको बता दें कि चीन के वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने रविवार को कहा है कि वह स्थानीय समय अनुसार सोमवार को अमेरिका में अपनी सर्विस पर प्रतिबंध लगाने वाले ट्रंप प्रशासन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। ग्लोबल टाइम्स को कॉन्फ्रेंस
करते हुए कंपनी ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा है कि लगभग 1 साल से हम अमेरिकी सरकार के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करने के लिए ईमानदारी से लगे हुए हैं। कंपनी ने की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हालांकि अमेरिकी सरकार ने तथ्यों से मुंह मोड़ लिया है और सामान्य कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, यहाँ तक कि कंपनियों के बीच की कॉमर्शियल नेगोशिएशन में अपनी इच्छा को थोपने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के शासन की अवहेलना नहीं की जाए और हमारी कंपनी और यूजर्स को फेयर तरीके से ट्रीट किया जाए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत चीन के रिश्ते बिगड़े तो ऑटो, कॉस्मेटिक समेत हर क्षेत्र में आएगी बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी। लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ, भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत दबे पांव धीरे धीरे पड़ोसी मुल्क को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रहा है। कारोबारी गलियारे भी इसे लेकर तंग चल रहा है। ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कॉस्मेटिक का सामान बनाने से लेकर तमाम क्षेत्र में कारोबारियों को लग रहा है कि यदि दोनों देशों के बीच हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में बड़ा आर्थिक झटका भी लग सकता है। भारत चीन आयात निर्यात के जानकारों का कहना है कि कोविड-19 के संक्रमण से अर्थव्यवस्था से जितनी बड़ी चोट पहुंची है उससे कहीं बड़ी आर्थिक सुनामी आने जैसे हालात भविष्य में पैदा हो सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल का मुख्य फोकस घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। चीन से आयात की निर्भरता घटाने पर है और इसको लेकर वह कारोबारी क्षेत्र के तमाम उद्यमियों, संगठनों और संस्थाओं से भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बलरामपुर आतंकी यूसुफ के घर से बरामद हुआ आईसिस का झंडा और विस्फोटक। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के धौलकुआं से गिरफ्तार आईसिस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की निशानदेही पर स्पेशल सेल की टीम ने बलरामपुर से भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस को यूसुफ के घर से आईसिस का झंडा, एम्पियर मीटर, भारी मात्रा में बारूद, स्टील बॉल समेत कई ऐसे सामान मिले जिन्हें विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है। आत्मघाती हमले के लिए शरीर में विस्फोटक को बांधने वाली बेल्ट भी मिली है। इस बेल्ट को बांधकर आतंकी यूसुफ फिदायीन हमला करना चाहता था। शनिवार को छानबीन के दौरान यूसुफ के घर से विस्फोटक व आपत्तिजनक साहित्य कई बरामद हुए हैं। उसकी निशानदेही पर उसके घर के बगल स्थित तालाब से मानव बम में प्रयुक्त होने वाली 2 जैकेट भी मिली है। आज भी बलरामपुर बुढ़िया में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपीएसटीएफ की टीम आतंकी से जुड़ी जानकारी के आधार पर छानबीन कर रही है। ये बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। हम चलते हैं अगली अपडेट। भगोड़ा घोषित किए गए नवाज शरीफ, पाकिस्तान ने प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से संपर्क किया। पाकिस्तानी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया। शरीफ के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया गया। आपको बता दें कि वो इलाज के लिए फ़िलहाल लंदन में है। भ्रष्टाचार के एक मामले में शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने कैद की सज़ा सुना दी है। शरीफ ने पिछले हफ्ते लाहौर की एक अदालत में सूचना दी है कि वो देश लौटने से असमर्थ हैं क्योंकि उनके चिकित्सकों ने उन्हें कोरोना वायरस महामारी के चलते वहां नहीं जाने को कहा है। जवाबदेही और आंतरिक मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा है कि मेडिकल आधार पर शरीफ 70 की 4 हफ्तों की जमानत की अवधि पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई है। अकबर के हवाले से डॉन न्यूज़ ने बताया है कि सरकार उन्हें एक भगोड़ा मान रही है और उन्हें उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को एक अनुरोध भी भेजा जा चुका है। शरीफ पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शरीफ ने अपने वकील के जरिए लाहौर उच्च न्यायालय को अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी सौंप दी है। ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि 23 नेताओं की चिट्ठी बदलाव की मांग की है कांग्रेस पार्टी में। इन हालातों में सोनिया गांधी का बड़ा बयान, बोली कांग्रेस स्वयं चुन ले अपना नया अध्यक्ष। दरअसल कांग्रेस में कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले एक बार फिर से अध्यक्ष पद को लेकर टकराहट शुरू हो चुकी है। पार्टी में जोर पकड़ रही आमूलचूल परिवर्तन की मांग के बीच अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि एक अध्यक्ष पद 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अब कांग्रेस के नेता अपना नया अध्यक्ष चुन ले। सोनिया के इस बयान के बाद हालात फिर से कमोबेश वैसे ही बन गए हैं जैसे आज से 1 साल पहले बने थे। तब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी तब भी 2 धड़ों में बटी नज़र आ रही थी, आज भी नज़र आ रही है, लेकिन अब और के हालात अलग हैं। राहुल गांधी ने 2019 की चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। सोनिया गांधी ने बड़े परिवर्तन को लेकर उठ रही मांग के कारण पद छोड़ने की भी बात कही है। गौरतलब है कि कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े परिवर्तन की मांग की थी। सोनिया को लिखी चिट्ठी में नेताओं ने ये भी सवाल उठाए हैं कि इस दौरान अध्यक्ष के संबोधन के अलावा कुछ नहीं होता है। इस तरीके से बड़ी बातें कांग्रेस में भी
शुरू हो गई। हालांकि आज CWC की मीटिंग होने वाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट आपको बता दें। सुशांत सिंह राजपूत केस में अगले 24 घंटे में हो सकती है रिया चक्रवर्ती को से पूछताछ, CBI कर सकती है शिकंजा। दरअसल सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नोटिस CBI ने भेज दिया है। अगले 24 घंटे में रिया से पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि रविवार की पूछताछ में CBI ने सिद्धार्थ पिथानी से रिया चक्रवर्ती के बारे में सवाल पूछा। CBI ने पूछा कि रिया क्यों छोड़ कर गई। आपको बता दें कि रविवार को CBI की टीम ने सुशांत राजपूत के घर पर करीब 3.5 घंटे तक जाँच की थी। CBI ने रविवार की जाँच में ये पूछा कि आखिरी बार सुशांत को किसने जीवित देखा था, शाम का खाना अभिनेता ने कब खाया, क्या सुशांत ने खाना बनवाया था या बाहर से मंगवाया था। ऐसे कई सवाल के घेरे में हैं और अब जल्द रिया से भी पूछताछ हो सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। पूर्व CJI रंजन गोगोई का बड़ा बयान, बोले मैं नहीं हूँ असम में BJP का CM उम्मीदवार। दरअसल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई रविवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया है और वो असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्य न्यायाधीश और अब एक मनोनीत राज्यसभा सदस्य जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि मैं एक राजनेता नहीं हूं और मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा या मंशा नहीं है, ना ही किसी ने ऐसी किसी संभावना का उल्लेख किया है। इसके साथ ही जस्टिस रंजन गोगोई ने यह भी साफ किया है कि इस साल की शुरुआत में राज्यसभा की सदस्यता के लिए उनकी स्वीकृति राजनीति की औपचारिक शुरुआत की दिशा में एक कदम नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही। आपको बता दें कि फिलहाल सोशल मीडिया में तैर रहा था कि BJP असम में रंजन गोगोई को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम को आतंकी मानने से पाकिस्तान ने किया इनकार, कराची में होने की बात फिलहाल कबूली। FATF में ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए पहले तो पाकिस्तान ने ये मान लिया कि दाऊद इब्राहिम उसके कराची शहर में है, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना ने सरकार पर दबाव बढ़ाया तो पाकिस्तान की तरफ से साफ पलट गई। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी मानने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सरकार के अपने दावों से पलटने पर BJP के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने इस पर जोरदार हमला की बोला है। राकेश सिन्हा ने कहा है कि पाकिस्तान की छवि एक ऐसे देश की बन गई है जो माफिया, आतंकवादियों और उन तमाम तत्वों को पनाह देता है जो अराजकता फैलाते हैं। पाकिस्तान की कमान उन लोगों के हाथों में है जो दुनिया में अव्यवस्था फैलाते हैं। वहाँ के चुने प्रतिनिधियों के पास कोई अधिकार नहीं है। दाऊद को सेना का समर्थन है, इसलिए दाऊद पर किसी प्रहार को पाकिस्तान सेना पाकिस्तान पर प्रहार के तौर पर देखती और यही कारण है कि फिलहाल पाकिस्तान ने अपने असली चेहरा आखिरकार दिखा ही दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। कोरोना से बचाव के लिए मार्च से अब तक आधे गुजरात को दी गई है होम्योपैथिक दवा। दरअसल गुजरात के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि विभाग ने रोग निरोधक के रूप में होम्योपैथिक दवा असरनिक एल्बम 30 दवा को मार्च में कोविड-19 के प्रकोप के बाद से ही राज्य की आधी से आबादी में वितरित किया है। गुजरात में कोविड-19 की रोकथाम रणनीति पर 20 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने दे दी गई। अपनी प्रस्तुति में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि विभाग ने राज्य के लगभग 3.5 करोड़ लोगों में असैनिक एल्बम 30 वितरित किया। हालांकि कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। ये दावा कोविड-19 के उपचार के मददगार में। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया है कि आयुष यूनानी सिद्ध लाभ उठाने वाले इस होम्योपैथिक से काफ़ी मदद मिली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के चेहरे के बिना लड़ेगी BJP। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करने वाली है और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विकास के दांव पर भरोसा किया है। बंगाल के लिए पार्टी के रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने रविवार को कहा है कि सत्ता में आने के बाद भगवा दल अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। विजयवर्गीय ने PTI भाषा को बताया है कि अभी के लिए ये तय किया गया है कि हम किसी को भी अपने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। एक बार सत्ता में आने के बाद विधायक दल केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद को फैसला करेगा। ये पूछे जाने के पर भी क्या पार्टी किसी नाम पर विचार किया है, तो इस तरीके के बड़ा ऐलान किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 2,31,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, 2,31,20,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 8,02,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 56,81,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,76,000 करीब लोगों की मौत हो गई है।
ब्राज़ील में 35,82,000 कन्फर्म केसेस तो 1,14,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 30,44,000 कन्फर्म केसेस 31 लाख के आंकड़े पार कर गए तो 56,000 करीब लोगों की मौत होगी। जबकि रसिया में भी लगभग 9.5 लाख के करीब आंकड़े हो चुके हैं तो 16,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होगी। तो दुनिया भर में ये कोविड-19 के आंकड़े हैं दोस्तों। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।